नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए मिनी मॉक टेस्ट नंबर 7 करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये जो सेशन होगा, ये जो वीडियो होगा, ये जेएसएससी के द्वारा लिए गए एग्जामों में काफ़ी मदद करेगा, साथ ही साथ आपको जेपीएससी में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप लोग के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन कि झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको अभी 299 पे मिल जाएगा। वहीं अगर लगता है कि अभी तक भी आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अभी आप लोग के लिए मिनिमम 1 वीक का टाइम तो मिल ही जाएगा पेपर 1 के बाद। तो आप लोग 1 वीक में इसमें 10,500 प्लस क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑनलाइनर के फॉर्मेट में है, तो अभी आप लोग इसको लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं ऐप पर अभी आप लोग को झारखंड स्पेशल का बुकलेट मिल जाएगा, जिस पर भी आपको 50% का डिस्काउंट है। वहीं अगर कंप्लीट बुकलेट अगर लेते हैं आप लोग पॉलिटिकल साइंस का, ये कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका कोई भी प्राइस नहीं लगेगा। ये जो दोनों बुकलेट है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस और ये झारखंड स्पेशल का, ये दोनों आपको ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप या कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर है वो है 8271113645। तो इस पे आप लोग कॉल करके इसका डायरेक्ट पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आईएसएम को आईआईटी का दर्जा जो है यह किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसे 2016 में प्राप्त हुआ। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। आईएसएम धनबाद की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसे 2016 में आधिकारिक रूप से आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड किस जिले में स्थित है? यह किस जिले में है? यह रांची में। कहाँ? रांची, बॉम्बे या चेनातू में है ये। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची जिले में स्थित है, और इसका पुराना परिसर जो है वो बॉम्बे में था, और नया परिसर जो है ये चेरी मनातू में। कहाँ? तो चेरी मनातू में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। कब? तो 2009 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर, जो भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है, की स्थापना कब हुई थी? तो XLRI की स्थापना जो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। XLRI की स्थापना 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में किसके द्वारा की गई थी? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना जो है यह चार्ल्स जे नेपियर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो चार्ल्स जे नेपियर के द्वारा की गई थी। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में चार्ल्स जे नेपियर ने गुरुकुल तर्ज पर की थी, और यह राज्य का गौरव माना जाता है। इस विद्यालय के बहुत से छात्रों ने आईएएस और आईपीएस बन के भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराए हैं। तो अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल तिलैया जो कि कोडरमा में है, की स्थापना किस स्थान मतलब किस वर्ष हुई थी? सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1963 में हुई थी। कब? तो 1963 में हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 सितंबर 1963 को। कब? तो 16 सितंबर
1963 को हुई थी। यह कोडरमा जिले में स्थित है। कहाँ? तो कोडरमा जिले में स्थित है। और गोड्डा में दूसरा सैनिक स्कूल जो है वो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित है। अब हम लोग देखते हैं साहित्य और पत्रिकाएं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो हैं वो कौन है? तो मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो हैं वो कौन है? तो महुआ माझी है। कौन है? तो महुआ माझी है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। महुआ माझी जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, ने मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ उपन्यास लिखा जो यूरेनियम खनन के दुष्प्रभाव पर आधारित है। किस पर? तो यूरेनियम खनन के दुष्प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कुड़ुख या उरांव भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचना के लिए मिला था? तो किसके लिए मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ुख दांडी के लिए। किसके लिए? तो कुड़ुख दांडी के लिए मिला था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। बिहारी लकड़ा को 2005 में उनकी कविता संग्रह कुड़ुख दांडी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? तो 2005 में मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन 1880 में कहां से शुरू हुआ था? तो हिंदी मासिक पत्रिका जो घर बंधु है इसका प्रकाशन 1880 में कहां से शुरू हुआ था? ये रांची से शुरू हुआ था। कहां से? यह रांची से शुरू हुआ था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। रांची से प्रकाशित होने वाली घर बंधु जो है यह झारखंड की पहली हिंदी पत्रिका मानी जाती है और यह ईसाई मिशनरियों द्वारा निकाली गई थी। कहां से? तो रांची जेल चर्च प्रेस से। कहां से? तो रांची जेल चर्च प्रेस से। अगला प्रश्न है, संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो संथाली प्रवेशिका के लेखक जो हैं ये कौन है? तो डोमन साहू समीर है। कौन है? तो डोमन साहू समीर है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डोमन साहू समीर ने 1951 में संथाली प्रवेशिका लिखी जो संथाली सीखने के लिए एक आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। किसके लिए? तो संथाली सीखने के लिए एक आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आदिवासी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1939 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आदिवासी पत्रिका का जो साप्ताहिक है इसका प्रकाशन जो 1939 में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये छोटनागपुर उन्नति समाज के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो छोटनागपुर उन्नति समाज के द्वारा शुरू किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह पत्रिका जो है छोटनागपुर उन्नति समाज, जिसको बाद में आदिवासी महासभा का मुखपत्र था, इसका उद्देश्य जो है आदिवासियों में राजनीतिक चेतना जगाना था। इसका आंसर जो होगा सिर्फ सी होगा, डी नहीं। किसके द्वारा शुरू किया गया बोला गया है? तो छोटनागपुर उन्नति समाज के द्वारा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं झारखंड का भूगोल से। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो कि सूरज कुंड है कहाँ स्थित है, जिसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस रहता है? ये हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? तो हजारीबाग में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सूरज कुंड हजारीबाग जिले के बरकट्ठा स्थान में स्थित है। यह भारत के सबसे गर्म जलकुंडों में से एक है। क्या है? तो भारत के सबसे गर्म जलकुंडों में से एक है। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली बाघ गणना टाइगर सेंसस कब हुई थी? तो विश्व की पहली टाइगर गणना कब हुई थी? यह हुई थी 1932 ईस्वी में। कब? तो 1932 ईस्वी में हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। बेतला तब पलामू के जंगलों में 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना कराई गई थी। अगला प्रश्न है, टैगोर हिल रांची का असली नाम क्या था? तो टैगोर हिल रांची का जो असली नाम था वो क्या था? उसका नाम था मोराबादी हिल। क्या नाम था? तो मोराबादी हिल। टैगोर हिल को पहले मोराबादी हिल कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ शांति धाम बनाया था, इसलिए इसका नाम टैगोर हिल पड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है?
तो बराकर है, कोनार है, बोकारो है। ये अजय जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अजय जो है ये मुंगेर से निकलती है, दामोदर की सहायक नदी नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से बहती हुई भागीरथी या हुगली बेसिन की ओर जाती है। दामोदर नदी जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है, कई सहायक नदियां है, इसकी जो है कई सहायक नदियां हैं और इसकी सबसे बड़ी और मुख्य सहायक नदी जो है वो बराकर है। कौन है? तो बराकर है। हम देखते हैं दामोदर की प्रमुख सहायक नदियों की सूची, जिसमें से पहला बराकर है। यह दामोदर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इस नदी पर तिलैया और मैथन बांध बने हैं। कौन सा? तो तिलैया और मैथन बांध बने किस पर? तो बराकर नदी पर। दूसरा है कोनार नदी। यह हजारीबाग पठार से निकलती है और बोकारो के पास दामोदर में मिल जाती है। तीसरा है बोकारो नदी। यह भी हजारीबाग पठार से निकलती है और दामोदर की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला है जमुनिया नदी। यह नदी उत्तर की ओर से दामोदर में आकर मिलती है। अगला है कतरी नदी। यह भी एक सहायक नदी है जो धनबाद क्षेत्र के पास मिलती है। अगला है भेड़ा या भैरवी नदी। रजरप्पा के पास दामोदर और भेड़ा नदी का संगम होता है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ की छिन्नमस्तिका मंदिर इसी संगम पर स्थित है। और अन्य छोटी सहायक नदियों में जैसे हाहारो, घारी, गुआया, खड़िया, साली इसकी अन्य सहायक नदियां हैं जो कि छोटी है। इसका मुख्य पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दामोदर नदी को इसके ऐतिहासिक बाढ़ के कारण बंगाल का शोक यानी कि सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है। यह नदी अंततः पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों के साथ मिलकर यह क्षेत्र भारत के खनिज संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है, जिसे भारत का रूर यानी कि रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मैथन डैम किस नदी पर बना है और यह अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि मैथन डैम जो है वो किस नदी पर बना है? यह बराकर नदी पर बना है और यह भूमिगत पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। मैथन डैम बराकर नदी धनबाद पर है और यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह के पहले भूमिगत यानी अंडरग्राउंड पनबिजली स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं इतिहास, गांधी युग और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड यानी तब रांची कब आए थे? तो पहली बार रांची जो आए थे वह 4 जून 1917 को आए थे। कब? तो 4 जून 1917 को आए थे। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी पहली बार 4 जून 1917 को चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। महात्मा गांधी 1917 से 40 के बीच कुल 12 बार झारखंड यानी तत्कालीन बिहार का आए थे। देखते हैं गांधी जी की झारखंड यात्राओं का प्रमुख विवरण। जैसे 1917 में इन्होंने पहली बार झारखंड आया था, यानी कि गांधी जी पहली बार 4 जून 1917 को रांची आए थे। वे चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने आए थे। 1917 में उन्होंने कुल 4 बार झारखंड का दौरा किया, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। फिर उसके बाद 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी झारखंड आए थे। 1921 में उन्होंने झरिया में बैठकों में भाग लिया। फिर 1925 में इस वर्ष गांधी जी रांची, हजारीबाग, देवघर और जमशेदपुर आए थे। सितंबर 2025 में उन्होंने हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज में छात्रों को संबोधित किया था। फिर उसके बाद 1927 ईस्वी में गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पलामू जिले के डाल्टनगंज आए थे। उसके बाद 1934 में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए देवघर और जमशेदपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और 1940 में वो अंतिम बार झारखंड की धरती पर आए थे। उनकी आखिरी झारखंड यात्रा 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के लिए हुई थी।
अगस्त 1940 में भी वे व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड आए थे। अगला प्रश्न इसी में हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि प्रमुख स्थानों पर यात्राओं की संख्या। जैसे जमशेदपुर बोलेगा तो 3 बार आए थे, कब? 1925, 34 और 40 में। देवघर 2 बार, 1925 और 1934 में। और रांची 12 बार, यानी कि विभिन्न उद्देश्य के लिए रांची जो है उनका 12 बार आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर कौन था जो भाग गया था? तो डिप्टी कमिश्नर कौन था? वो सिम्पसन था। कौन था? तो सिम्पसन था। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग में विद्रोह भड़कने पर उपायुक्त जो सिम्पसन थे वो डरकर भाग गया था। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया और गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी? तो किसमें? तो 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। ताना भक्तों ने 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी जी ताना भक्तों को अपने सबसे प्रिय अनुयायी मानते थे। अगला प्रश्न है संथाल परगना जिला डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये 1855 में किया गया था। कब? तो 1855 में किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1855 में भागलपुर और बीरभूम के हिस्सों को काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया और एस्ले एडन जो थे इसके पहले डिप्टी कमिश्नर बने। कौन? तो एस्ले एडन जो है इसके पहले डिप्टी कमिश्नर बने। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ गठित की गई थी? तो पैरेलल गवर्नमेंट जो है ये सरवन में गठित की गई थी। कहाँ? तो सरवन में गठित की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देवघर के सरवन में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ समय के लिए समानांतर सरकार चलाई गई थी। कहाँ? तो देवघर के सरवन में। अगला प्रश्न है अब हम लोग देखते हैं जनजातीय आभूषण और वाद्य यंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। झारखंडी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला हंसुली मुख्य रूप से किस धातु का बना होता है? यह चांदी, पीतल और कांसा का बना होता है। किसका? तो चांदी, पीतल और कांसा का बना होता है। हंसुली गले का भारी हार मुख्य रूप से चांदी, जैसे संपन्न परिवारों में। यह पीतल, कांसा गिलट का बना होता है और यह अर्ध चंद्राकार होता है। कैसा? यह अर्ध चंद्राकार होता है। अगला प्रश्न है भुआंग वाद्य यंत्र का प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा किस नृत्य में किया जाता है? तो भुआंग वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है यह दशई में किया जाता है। किसमें? तो दशई में किया जाता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। दशई नृत्य के दौरान पुरुष जो हैं वो भुआंग बजाते हुए घर घर जाते हैं। क्या? तो भुआंग बजाते हुए वह घर घर जाते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रा वाद्य यंत्र को झारखंड का क्या कहा जाता है? तो केंद्रा वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन कहा जाता है। केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है और यह कछुए की खाल यानी खोल और बांस से बनता है और इसे धनुष से बजाया जाता है। किससे? तो धनुष से बजाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं उद्योग और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र जो भारत का पहला स्पंज आयरन संयंत्र है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। कहाँ? तो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। यह संयंत्र चांडिल सरायकेला खरसावां में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 के दशक में उमेश मोदी ग्रुप द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो उमेश मोदी ग्रुप के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह रांची में स्थित है। कहाँ? तो रांची में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह संयंत्र रांची ध्रुवा में स्थित है जहां समुद्री डीजल इंजन बनाए जाते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का डीजल इंजन संयंत्र रांची के ध्रुवा में
1969 में स्थापित किया गया था। कब? तो 1969 में स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये जेपीएससी में पूछ चुका है। इस संयंत्र से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियां जो है वह नीचे दी गई है, जिसे देखते हैं। इसका स्थान जो है यह संयंत्र रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की HEC के परिसर में स्थित है और यह लगभग 22 एकड़ में फैला है। कितने? तो लगभग 22 एकड़ में फैला है। यहाँ मुख्य रूप से नौसैनिक जहाजों के लिए डीजल इंजनों जैसे जर्मनी की MTU सीरीज की असेंबली, परीक्षण और ओवर हॉलिंग का काम किया जाता है। आधुनिकीकरण मेक इन इंडिया पहल के तहत इस प्लांट के आधुनिक असेंबली शॉप का उद्घाटन 25 अप्रैल 2016 को किया गया ताकि यहाँ इंजनों का निर्माण भी शुरू किया जा सके। अन्य उत्पाद जैसे कि मई 2016 से इस संयंत्र में पोर्टेबल स्टील ब्रिजों जैसे बेली ब्रिज का निर्माण भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है तसर रेशम का उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला है। कौन सा है? तो पहला। और ये भी क्वेश्चन जो है ये जेपीएससी में पूछ चुका है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय 2025-26 में तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। कितना है? तो झारखंड का प्रथम स्थान है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के उत्पादन से जुड़ी कुछ जानकारियां जैसे उत्पादन में हिस्सेदारी, तो भारत के कुल तसर रेशम उत्पादन में अकेले झारखंड का योगदान 70% से अधिक है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वह राज्य के संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र तसर उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। संथाल परगना अकेले राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा जो है यह पैदा करता है। प्रसिद्ध किस्में में सारीहन और डाबा है जैसी तसर की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में पाई जाती है। कुल रेशम उत्पादन में स्थान, यदि सही प्रकार के रेशम जैसे मलबरी, एरी, मूंगा और तसर को मिलाकर देखा जाए तो झारखंड देश के शीर्ष 6 राज्यों में शामिल है, लेकिन विशेष रूप से तसर रेशम के मामले में यह देश का नेतृत्व कर रहा है। झारखंड सरकार 2025-26 के दौरान रेशम उत्पादन को और बढ़ाने और बुनकरों को सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे कि सिल्क समग्र 2 पर काम कर रही है। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था और प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? यह लक्ष्मण उरांव थे। कौन थे? तो लक्ष्मण उरांव थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण उरांव झारखंड के पहले लोकायुक्त थे। जनवरी 2026 तक झारखंड में लोकायुक्त का पद जो है वह खाली है और झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को इस पद पर जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। झारखंड के अब तक के लोकायुक्तों की सूची की हम लोग बात करें तो प्रथम में न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव हैं, उसके बाद एक और अन्य लोकायुक्त हुए थे DN उपाध्याय। वर्तमान में लोकायुक्त के पद की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो चल रही है और यह पद कई वर्षों से खाली है। क्या है? यह पद जो है वो कई वर्षों से खाली है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री का होना अनिवार्य है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? यह 94th संविधान संशोधन के तहत। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। 94th संविधान संशोधन 2006 के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यानी उड़ीसा के साथ में एक जनजातीय कल्याण मंत्री का होना संवैधानिक बाध्यता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 164 में बिहार था जिसे झारखंड से प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड में छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो झारखंड में छावनी बोर्ड जो है यह रामगढ़ में स्थित है। कहाँ? यह रामगढ़ में स्थित है। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ स्थित है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं पर्यटन और धार्मिक स्थल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है टांगी नाथ धाम किस जिले में है जहां भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ माना जाता है? तो किस जिले में है? तो यह गुमला जिले में। कहा? यह गुमला जिले में है।
इसकी व्याख्या देखते हैं। टांगीनाथ धाम गुमला के डुमरी प्रखंड में स्थित है। यहाँ एक प्राचीन फरसा यानी कुल्हाड़ी है जिस पर जंग नहीं लगता। यह पशुपत संप्रदाय का केंद्र रहा है। किसका? यह पशुपत संप्रदाय का केंद्र रहा है। अगला प्रश्न है, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? यह किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? यह कामाख्या शैली का है। किसका? तो यह कामाख्या शैली का है। यह मंदिर तांत्रिक स्थापत्य शैली यानी असम के कामाख्या मंदिर से प्रभावित माना जाता है। हालांकि शिखर नागर शैली जैसा दिखता है, लेकिन इसकी पहचान जो है वो शक्ति पीठ और तांत्रिक पीठ के रूप में है। अगला प्रश्न है, जुबली पार्क जमशेदपुर का डिजाइन मैसूर के किस पार्क की तर्ज पर बनाया गया था? तो वृंदावन गार्डन पार्क की तर्ज पर बनाया गया था। जुबली पार्क 1958 का निर्माण मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर किया गया। यह टाटा स्टील की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बनवाया गया था। कब? तो 50 वर्ष पूरे होने पर बनवाया गया था। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहला है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन झारखंड के किन दो शहरों के बीच सबसे पहले शुरू हुई? यह रांची और पटना के साथ पहले शुरू हुई। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रांची और पटना के बीच शुरू थी। कहाँ? तो रांची और पटना के बीच यह शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए वर्ष 2023-24 में कौन सा कड़ा कानून पारित किया? तो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और अधिनियम, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्यों लोग व्याख्या देखते हैं। इस कानून में पेपर लीक या नकल कराने में शामिल गिरोह के लिए आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रांची स्मार्ट सिटी का निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो एचईसी की जमीन पर किया जा रहा है। कहाँ? तो एचईसी की जमीन पर किया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी परियोजना धुरुआ में एचईसी से ली गई 656 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। कितना? तो 656 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड तो हाल ही में किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने का प्रयास किया गया है? तो झारखंड के किस जिले को धूम्रपान जिला घोषित करने का प्रयास किया गया है? या रांची जिला को। किसको? तो रांची जिला को। लोग व्याख्या देखते हैं। रांची को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं और कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन कराया गया है। कोटपा एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्शन प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। कब? ये 2003 में आया था। कौन सा? तो कोटपा एक्ट जो था वो 2003 का एक्ट है। अब हम देखते हैं विविध प्रश्नों को। जैसे इसको गुफाएं जहां आदि मानव के चित्र मिले हैं किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में। कहाँ है? तो हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग बड़का गांव के इसको में प्राचीन शैलचित्र यानी कि रॉक पेंटिंग मिले। कहाँ? तो हजारीबाग बड़का गांव के इसको में प्राचीन शैलचित्र यानी कि रॉक पेंटिंग मिले हैं। अगला प्रश्न है, हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो यह मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित होता है। कहाँ? यह मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिजला मेला दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। इसकी शुरुआत जो है 1890 में अंग्रेज उपायुक्त कास्टियर्स ने की थी। किसने? तो अंग्रेज उपायुक्त कास्टियर्स ने की थी। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का कार्यालय रांची के किस रोड पर स्थित है? तो जेपीएससी का जो कार्यालय है वो किस रोड पर स्थित है? ये सर्कुलर रोड रांची में स्थित है। कहाँ? तो सर्कुलर रोड रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ को जैन धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है? तो जैन धर्म में संवेद शिखर के नाम से पुकारा जाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। इसे संवेद शिखर जी
कहा जाता है? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या है? राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर ऊंचाई बात करें मीटर में तो ये 1365 मीटर है। वहीं अगर फीट में बात करें तो ये 4478 से लेकर 4480 फीट माना जाता है। धार्मिक महत्व की बात करें तो सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है और यह जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। कितना? तो 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? यह 2003 में हुई थी। कब? तो 2003 में हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। जैक अधिनियम 2003 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है वह आयोजित करवाता है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम यानी डीबीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो डीबीसी का मुख्यालय जो है यह कोलकाता में है। कहाँ है? यह कोलकाता में है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। डीबीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है का जो मुख्यालय है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हालांकि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो झारखंड और बंगाल है। अगला प्रश्न है, पलामू किला में स्थित नागपुरी दरवाजा की ऊंचाई और सुंदरता प्रसिद्ध है। इसे कौन लाया था? तो नागपुरी दरवाजा को कौन लाया था? यह मेदनी राय के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? तो मेदनी राय के द्वारा लाया गया था। पलामू के राजा मेदनी राय ने नवरत्नगढ़ यानी द्वैसा पर आक्रमण कर वहां से यह विशाल पत्थर का दरवाजा उखाड़कर पलामू के नए किले में लगवाया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ झारखंड जो है वो चतरा को कहा जाता है। किसको? तो चतरा को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटनागपुर का प्रवेश द्वार जो है वो चतरा को कहा जाता है। वहीं बंगाल की ओर से बात करें तो तेलियागढ़ी किला यानी साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको? तो तेलियागढ़ी किला साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोनुआ जलप्रपात कहाँ है? तो सोनुआ जलप्रपात जो है ये कहाँ है? यह रांची में। कहाँ? तो रांची में है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में ये सोनुआ जलप्रपात स्थित। कहाँ? तो रांची के अनगढ़ा प्रखंड में सोनुआ जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य महिला आयोग यानी झारखंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? उसकी प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो लक्ष्मी सिंह थी। कौन? तो लक्ष्मी सिंह थी। लक्ष्मी सिंह झारखंड राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह पद जो है वो रिक्त है। झारखंड राज्य महिला आयोग जून 2020 से बिना अध्यक्ष और सदस्यों के निष्क्रिय है। अंतिम पूर्णकालिक अध्यक्ष जो थी वो कल्याणी शरण थी। कौन थी? तो कल्याणी शरण थी, जिनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो गया। NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हस्तक्षेप। आयोग के निष्क्रिय न होने के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW वर्तमान में झारखंड से संबंधित महिलाओं के मामलों की सुनवाई कर रहा है। NCW सदस्य ममता कुमारी ने लंबित मामलों यानी लगभग 4000 के निपटारे के लिए रांची में जिलावार सुनवाई करने की घोषणा की है। गठन की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजय रहाटकर ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान झारखंड सरकार से आयोग के जल्द गठन की अपील की है। महिलाओं के लिए प्रमुख कानूनी और सरकारी बदलाव, जैसे नाइट शिफ्ट की अनुमति। कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है। मैया समान योजना। हेमंत सरकार की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो अब राशि बढ़कर कितनी हो गई है? अब 2500 रुपये हो गई है पर मंथ। हेल्पलाइन नंबर जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया 5 अंकों का हेल्पलाइन नंबर
14490 जारी किया। कौन सा? तो 14490 जो है यह जारी किया है, जो 24/7 सक्रिय है। अगला प्रश्न है, झारखंडी धाम मंदिर किस जिले में है? यह किस जिले में है? यह गिरिडीह जिले में है। झारखंडी धाम जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड में नमक कानून तोड़ने का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? तो कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी के द्वारा किया गया था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। हजारीबाग में खजांची तालाब के पास कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। सरस्वती देवी हजारीबाग की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। और किस तालाब में? तो खजांची तालाब में। किसमें? तो खजांची तालाब में। अगला प्रश्न है, पद्मश्री श्री सिमोन उरांव को किस नाम से जाना जाता है? जिसे वाटर मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो वाटर मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। बेड़ो रांची के सिमोन उरांव को जल संरक्षण के लिए झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयास से कई गांवों में सिंचाई की व्यवस्था की है। अब हम लोग देख लेते हैं सिमोन उरांव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि एक समझिए हम लोग इसको एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिमोन उरांव जो थे, इन्हें झारखंड का वाटरमैन यानी कि वाटरमैन ऑफ झारखंड या साइमन बाबा के नाम से जाना जाता है। एक प्रख्यात पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने झारखंड में सूखे से लड़ने और जल संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया गया है। उनके जीवन और कार्यों का विस्तृत विवरण की हम लोग बात करते हैं तो जन्म, सिमोन उरांव का जो जन्म है वो झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के खाकसी टोली में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी अगर शिक्षा की बात करें तो उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम रही है। उन्होंने केवल 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। अगर पद की बात करें तो उन्हें 1964 में ग्रामीणों द्वारा पढ़ा राजा यानी कि जनजातीय प्रमुख चुना गया था। प्रमुख योगदान जल संरक्षण और वनीकरण से जल संरक्षण के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में सूखे की समस्या को हल करने के लिए 5 चेक डैम जैसे देशबली और झरिया डैम और कई तालाबों का निर्माण करवाया। उन्होंने 1961 में पहला बांध बनाने का प्रयास किया था। कृषि क्रांति, उनके प्रयासों से बेड़ो प्रखंड के लगभग 51 गांवों की तस्वीर बदल गई। जहां केवल पहले एक फसल होती थी, अब वहां किसान साल के 3 फसलों पपीता, सब्जियां आदि उगाते हैं। यह क्षेत्र अब झारखंड का एक बड़ा कृषि केंद्र यानी एग्री हब बन गया है, जो सालाना 20,000 मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन करता है। वहीं अगर वनीकरण की बात करते हैं तो उन्होंने मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। वे हर साल लगभग 1,000 पेड़ लगाते हैं। उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए वन रक्षा समिति का भी गठन किया और लकड़ी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं पुरस्कार और सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पद्मश्री 2016 पर्यावरण संरक्षण और में उनके योगदान उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। और अन्य सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो 2012 से 2014 के रूप में सेवा देने का अवसर मिला। सितंबर 2025 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि इलेक्ट्रो स्टील द्वारा से सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार ने उन्हें अपने जल छाजन यानी कि वाटर सेट कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। ये वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो 2026 तक की जानकारी के अनुसार सिमोन उरांव का उम्र जो है वो लगभग 90 वर्ष से अधिक है। अभी भी अपने गांव में सादगी से रहते हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन पर झरिया नामक एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो उनके जीवन संघर्ष को दर्शाती है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, छोटनागपुर संयुक्त संघ का गठन 1954 में किसने किया था? तो छोटनागपुर संयुक्त संघ
का जो गठन है यह सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था। सुखदेव महतो ने 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की थी। बाद में रामनारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने, जिन्हें छोटानागपुर केसरी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है झार शिक्षा, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस सेक्शन में, झारखंड स्पेशल सेक्शन में, आपको इसका फ्री पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वहीं जो झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो कितना है वो जान लीजिए आप लोग, वो है 82 71 11 36 45। आपको अगर फुल बुकलेट लेते हैं तो कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और इसका जो है, इस वीडियो का है, वो आप लोग फ्री पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।